So hello students, our next numerical is numerical number 8। तो इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज ए दिया हुआ है, चार्ज बी दिया हुआ है। ठीक है, दो चार्जेस दिए हैं, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। इनके बीच में कोई एक पॉइंट ई ओ दिया है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या था, 3 माइक्रोकूलम था, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू कूलम, 3 into 10⁻⁻6 कूलम। Another one is QB is equals to -3 microcoulomb, that will be equals to -3 into 10⁻⁻6 coulomb, and distance between two charges that is given 20 centimeter is equals to 0.2 meter। अब जबकि हमें दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर और O पॉइंट जो वो मिडल में दिया है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था हमारा, ये A पॉइंट था, ये जो पॉइंट था B पॉइंट था, तो AO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, एंड BO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। अब इस चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E1, और इसी डायरेक्शन में E2 भी होगा जब दोनों चार्जेस के बीच की, मतलब इस पॉइंट से दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पर है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बस डायरेक्शन अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दूसरा चार्ज भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा E2। क्यों, प्लस Q चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। क्योंकि जब 0 डिग्री एंगल होता है तो सीधा सीधा जब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। E1 प्लस E2 का कितना हो जाएगा, मैं इसको 2 इंटू E1 लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, E1 इज इक्वल्स टू E2, क्योंकि E1 इज इक्वल्स टू E2, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है E1 और E2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करेगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इस पॉइंट से दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू Q कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ से, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। क्यों, 0.1 को 10⁻⁻ में लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इतना आ गया क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब दूसरा इसने पूछा है अनदर पार्ट में, उसने बोला हुआ है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁻9 कूलम, 1.5 into 10⁻⁻9 कूलम का कोई एक चार्ज कहां रख दिया इसने, इस O पॉइंट पर रख दिया है। तो अब पूछा है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो एक डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए, इतना तो हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम बन जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें चाहिए। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसने पूछी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी A टू B। अब हमें देखना है कि जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये आ गया हमारे पास A पॉइंट, ये आ गया हमारे पास B पॉइंट, ये आ गया O पॉइंट, यहाँ पर कोई Q नोट चार्ज रखा है, यहाँ पर QA रखा है, यहाँ पर QB रखा है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है, तो इसकी वजह से ये प्लस था, ये माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, F1 भी इसी डायरेक्शन में, F2 भी इसी डायरेक्शन में। तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, क्या कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जितना भी फोर्स होगा वो टुवर्ड B2A होगा। डायरेक्शन मिल गई। अब फोर्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि हम फॉर्मूला लगा दें, F इज इक्वल्स टू Q नॉट E, आंसर आ जाएगा। इससे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अगर Q नॉट E प्लस आता तो प्लस चार्ज की डायरेक्शन में होती इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर चार्ज मतलब ये नेगेटिव आया है, क्योंकि Q नॉट क्या नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो B2A होगी। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें दिया हुआ है QA एंड QB. These are equal and opposite charges. 2.5 into 10 raised to the minus 7 coulomb minus 2.5 into 10 raised to the minus 7 coulomb is given. And the coordinates for the point A and point B is also given. तो A coordinate को हम क्या लिखेंगे? X Y Z coordinate system में दिया है. इसमें सेकंड मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में नहीं है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है. तो क्या हो जाएगा? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 -15 मतलब x0 y0 z पर कितना है? -15 है. तो a पॉइंट कितना आ जाएगा? यहां से ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 -15 सेंटीमीटर. ये पॉइंट आ गया. इस पर कितना चार्ज है? ये QA चार्ज रखा हुआ है. दूसरा चार्ज क्या रखा हुआ है? 0 0 +15. ये तो ओ 0 था. 0 0 +15 मान लिया. इसके जो कोऑर्डिनेट है B पॉइंट है 0 0 +15. यहां पर क्या चार्ज रखा हुआ है? QB चार्ज रखा हुआ है. अब अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम देखें तो क्या ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी. क्यों? 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये. यहां पर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि -15 ये और -15 ये 0 हो जाएगा. नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें दोनों कोऑर्डिनेट के इधर उधर हमें वैल्यूज मेजर करनी है कि कितना होगा तो 15 ये है 15 ये है. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 हो गई. हमसे 30 सेंटीमीटर दिया है. मतलब जो डिस्टेंस दिया है AB दिया है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर दिया है. इसका मतलब हो जाएगा 0.3 मीटर. कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर हो जाएगा. या इसको लिख सकते हैं 3 into 10⁻⁻1 मीटर. ठीक. अब हमसे पूछा है उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q into 2A. इस 2A की वैल्यू कितनी है? ये 30 सेंटीमीटर जो हो जाएगी ये 2A की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. और हमें क्या मिल जाएगा यहां से? Q की वैल्यू कितनी है? 2.5 into 10⁻⁻7 into 2A की वैल्यू कितनी है? 3 into 10⁻⁻1. ठीक है. कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा. आंसर इसका हो जाएगा 7.5 into 10⁻⁻8. कितना आएगा ये? कूलम मीटर आ जाएगा. ये आ गया हमारे पास डाइपोल. और अगर डाइपोल की डायरेक्शन हमें पता है हमेशा किस तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी. तो ये 9th न्यूमेरिकल था. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10. In this numerical, electric dipole moment is given, angle is given, angle between electric field lines and surface area. ठीक है. मान लिया अगर हमने कोई भी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है वो कितना दिया है उसने? 30 डिग्री दिया है. तो हमारे पास क्या हुआ? टॉर्क निकालना है. टॉर्क कितना लगेगा? टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाता है? Pe sin थीटा. वैल्यूज रखना, आंसर आ जाएगा. P की वैल्यू कितनी है? 4 into 10⁻⁹ into E की वैल्यू कितनी है? 5 into 10⁻⁴ into sin थीटा कितना हो जाएगा? sin 30. वैल्यूज रख देना, आंसर आ जाएगा. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया है? अ पॉलीथीन piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम. यानी कि Q दिया है 3 into 10⁻⁻7 कूलम. अब उसने पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड के लिए हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है. N is equals to Q upon E. and Q की वैल्यू कितनी है? 3 into 10⁻⁻7 कूलम upon 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा. सीधा सा कॉन्सेप्ट केवल मैंने न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला लगाया है. उसके बाद सेकंड पार्ट इसका है. ये 11 का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में गिवन है कि क्या कोई मास ट्रांसफर होगा. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? यस, मास ट्रांसफर होगा वुल टू पॉलीथीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना मास यहां से ट्रांसफर हुआ वुल का पॉलीथीन में, तो कितना हो जाएगा? n into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना आ जाएगा? n into 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम.
लेकिन ये मास इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेग्लिजिबल मास होता है ट्रांसफर, तो उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है बॉडी पर, इसलिए हम कह देते हैं कि हाँ, जनरली ये बोल दिया जाता है कि मास ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि उसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म से देखें तो हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकल करके आएगी कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो मतलब कितना वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी मास की, 9.11 into 10⁻³ किलोग्राम मास ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि दो कॉपर के स्फेयर है, इंसुलेटेड है, ठीक है, दोनों किसी एक 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और दोनों पर चार्ज कितना है, इक्वल है, 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। अब उसने कहा है कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो सीधा सीधा सबसे पहले चीज हमें क्या आर की वैल्यू लिख लेनी है, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर या फिर 0.5 मीटर या फिर कितना हो जाएगा 5 into 10⁻⁻1 मीटर। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास चार्जेस हैं, डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स। फोर्स कितना हो जाएगा, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। तो F is equals to कितना हो जाएगा 9 into 10⁻⁹ into 6.5 into 6.5 into 10⁻⁻, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6.5 into 10⁻⁻7 into 6.5 into 10⁻⁻7 अपॉन कितना हो जाएगा 25 into 10⁻⁻2। कितना न्यूटन फोर्स लग जाएगा, कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के इसी का सेकंड पार्ट, 12 का सेकंड पार्ट है कि अगर चार्जेस को डबल कर दिया जाए, मींस QA डैश इज इक्वल्स टू 2QA, QB डैश इज इक्वल्स टू 2QB। मतलब अब जो न्यू चार्जेस हैं, जो A स्फीयर का चार्ज है वो QA डैश है जो कि डबल हो चुका है, जो QB डैश चार्ज है वो न्यू स्फीयर मतलब जो B स्फीयर है उस पर न्यू चार्ज है, इसको हमने डबल कर दिया है, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, R डैश इज इक्वल्स टू 1/2 R, मतलब उसको हाफ कर दिया है। तो ये सब वैल्यूज को हम जब फॉर्मूले में रखेंगे तो F डैश न्यू फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश या फिर QA QB डैश लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको स्टार्टिंग से वही लेते हुए आ रहा है तो कितना हो जाएगा R डैश का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डैश कितना हो जाएगा 2QA into 2QB अपॉन R/2 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB अपॉन R स्क्वायर इंटू 16। क्यों, 2 2 जा 4, 4 ये आ जाएगा और 2 2 जा 4, ये जो अपॉन में है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब जो F डैश है वो कितना हो जाएगा 16F। मतलब जो स्टार्टिंग वाला फोर्स था उसका 16 टाइम्स कर दो तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, न्यू फोर्स निकल करके आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इसको 12 से रिलेट किया गया है, कंडीशन सेम है, बस उसने ये बोल दिया है कि एक न्यू अनचार्ज्ड स्फीयर उतने ही सेम साइज का, ठीक है, उसी क्वालिटी का उसी मटेरियल का हम इसके पास लेकर के जाते हैं। अब एक कंडीशन मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया था कि अगर दो स्फीयर सेम साइज के हैं, एक के पास अगर 4 कूलम चार्ज था, अगर दोनों को मिला करके हमने कांटेक्ट में रख दिया है तो दोनों के पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 कूलम 2 कूलम। जैसे कि अगर हम दो टैंक को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों टैंक क्या थे सेम साइज के थे, यहां हमने एक टैप लगा दी, ठीक है, इसको हमने क्या किया पूरा फिल कर दिया, ये पूरा खाली था। अगर हम इस टैप को यहां से ओपन कर देंगे तो पूरा जो सारा का सारा पानी इधर नहीं जाएगा, कब तक वाटर इधर फ्लो करेगा, जो वाटर है वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, और दोनों का लेवल कितना होगा हाफ हाफ होगा। सेम कंडीशन चार्ज के साथ है, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर चार्ज बॉडी टू लोअर चार्ज बॉडी। तो क्या होगा कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो वो क्या हाफ हाफ चार्ज में, मतलब चार्ज ऊपर हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो पहले केस में इस पर चार्ज कितना था 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम, लेकिन इसको टच कराने के बाद जो न्यू चार्ज हमारे पास मिलेगा QA डैश
वो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 2, क्योंकि ये चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो गया ना इसके साथ, ये इस पर इतना चार्ज बचा और इस पर अब चार्ज कितना आ गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन 2, ठीक है, इतना चार्ज आ गया। अब उसने कहा है कि इस चार्ज जो जितना चार्ज स्फीयर पे आया उस चार्ज स्फीयर को हम इस स्फीयर के पास लेकर के जाते हैं। अभी इस पर कितना चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इस पर चार्ज कितना है 6.5 इंटू, या फिर इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो 2 3 जा 6.25 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगा, ठीक है। इस पर इतना चार्ज है और इस पर इतना चार्ज है। अगर मान लिया दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पर 5 कूलम चार्ज था, इस पर 3 कूलम चार्ज था, दोनों को मिलाकर के अगर हम रख दें तो दोनों का सम कितना हुआ चार्ज का, मतलब चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी अपॉन 2। अब दोनों पर चार्ज इतना इतना होगा तो कितना हो जाएगा 4 कूलम 4 कूलम, पहले 5 कूलम 3 कूलम था ना, तो अब कितना हो गया 4 4 कूलम हो गया। सेम कंडीशन यहाँ होगी, तो अब जो QB पर चार्ज होगा वो कितना होगा QB डैश, यानी कि जो दूसरा स्फीयर है उस पर अब जो चार्ज होगा वो हो जाएगा कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3.25 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2, ठीक है। दोनों को चार्ज, दोनों पर जितना चार्जेस था, क्योंकि पहले से ही चार्ज हो चुका था क्योंकि इसका आधा चार्ज इस पर आ गया था। अब जब वापस इसको इसके पास लेकर के जाएंगे तो इस पर जो दोनों पर चार्ज कितना कितना रह जाएगा 6, इस पर जो सम होकर के आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है न्यू रिपल्सन फोर्स फाइंड करना है, तो F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश या QA डैश इनटू QB डैश अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू तो हमने चेंज नहीं की है ना, वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा, केवल वैल्यू पुट करके दे रहा हूं, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। 9 इंटू 10⁻⁹ आ गया यहाँ पर इनटू QA की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3.25 इंटू 10⁻⁻7 इनटू ये कितना बचेगा यहाँ से 9.75 9.75 इंटू 10⁻⁻7, अभी अपॉन वाला 2 यहाँ से बचा है तो उसको हम कहाँ ऑपरेट करेंगे, उसको यहाँ ऑपरेट कर देंगे। ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना है 25 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2, ये 2 इस वाली टर्म का बचा हुआ था, क्योंकि ये इसका सम आ जाएगा 9.75 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही है, बाकी इससे आगे के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए गए, तो देख लेना।